सो 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू ने ये पेंटिंग ड्रॉ करी थी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियू ने यहाँ पर शो किया है कि ये सारे जो यूरोप एंड अमेरिका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं, मेन एंड वुमेन, सभी कास्ट रिलीजन के लोग हैं, वो मार्च कर रहे हैं एंड होमेज पे कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है एंड दूसरे हाथ में एक चार्टर है ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो लोग हैं ये मार्च कर रहे हैं। ऊपर आसमान में एंजल्स हैं, क्राइस्ट हैं एंड ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि राजाओं के जो ताज होते हैं, जो उनका क्राउन होता है, वो यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि मोनार्की खत्म होती जा रही है एंड जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, नेशन स्टेट बन रहे हैं, ठीक है। इन कंट्रीज को लीड कर रहा है यूएसए, देन स्विट्जरलैंड, देन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऐसे ही यूरोप अमेरिका के सभी कंट्रीज के लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं एंड मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियू ने इस पेंटिंग में अपना यूटोपियन विजन शो किया है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जो इतनी अच्छी है, इतनी आइडियल है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो इस पेंटिंग में वो यही शो कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, नेशन स्टेट बन गए हैं एंड वो अपने कंट्रीज के फ्लैग लेके, अपनी कंट्री की नेशनल कॉस्ट्यूम पहन के मार्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे नेशन स्टेट्स बने, कैसे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यूरोप में इमर्ज हुई एंड फिर नेशन स्टेट्स बने। उनका प्रोसेस हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब बात करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था फ्रांस में एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब जो पावर थी, जो मोनार्की के पास पहले पावर थी, अब वो लोगों के पास आ गई थी एंड अब लोग ही अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, अपने आप को गवर्न करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला ऐसा क्लियर एक्सप्रेशन था। फ्रांस में काफ़ी ऐसे रिफॉर्म्स को, काफ़ी ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया गया ताकि लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बने, एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो कि वो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी ऐसे रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया, जैसे कि ला पत्री एंड ले सिटोइन के आइडियाज़। ला पत्री का मतलब होता है फादरलैंड एंड ले सिटोइन का मतलब होता है सिटीजन्स। तो इन आइडियाज से लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस बनी कि वो एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन जो एक नए फ्रेंच फ्लैग को चूज किया गया विच वॉज द ट्राई कलर एंड जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, सभी लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए, ठीक है। एंड फ्रांस में जो रीजनल डायलेक्ट्स होते थे उनको डिस्करेज किया एंड फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बन गई लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग, कॉमन आइडेंटिटी की जो फीलिंग है वो लोगों के बीच में डेवलप हुई, ठीक है। एंड देन जब फ्रांस में ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो और दूसरे जो कंट्रीज थे यूरोप में, उनमें भी अब जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी डेवलप होने लगी। वो भी अब इंडिपेंडेंट होकर नेशन स्टेट्स बनना चाहते थे। तो और दूसरे कंट्रीज में भी जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। इस क्लब्स में रेवोल्यूशनरीज होते थे, स्टूडेंट्स होते थे जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, अपने देश को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। एंड जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रेंच आर्मीज थे, वो और दूसरे कंट्रीज में गए, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, नेशनलिज्म के आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। एंड यहीं पर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। जब नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने मोनार्की दोबारा इस्टेब्लिश कर दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने काफ़ी ऐसे अच्छे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का काफ़ी फायदा हुआ, ठीक है। नेपोलियन ने सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया। सिविल कोड बोलते हैं इसको, नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड में नेपोलियन ने सबसे पहले बर्थ के बेसिस पर जो प्रिविलेजेस थे उन्हें खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया एंड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। जो फ्यूडल सिस्टम होता था उसे एबॉलिश कर दिया एंड वर्कर्स को सर्फडम से, मेनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती थी उन्हें रिमूव कर दिया एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। एंड ये जो सिविल कोड होता था, इस सिविल कोड के जो रिफॉर्म्स थे ये और दूसरे कंट्रीज में भी चले जाते थे और दूसरे कंट्रीज में भी इनको इम्प्लीमेंट किया जाता था जिन कंट्रीज को नेपोलियन कॉन्कर कर लेता था। नेपोलियन और दूसरे यूरोप के कंट्रीज को भी कॉन्कर कर लेता था, उन पर कब्जा कर लेता था। तो फिर उन कंट्रीज में भी, उन टेरिटरीज में भी ये सिविल कोड के जो रिफॉर्म्स होते थे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता था, ठीक है। एंड इस सिविल कोड से जो फार्मर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन, इन सभी को बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन शुरुआत में जो और दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने पहले नेपोलियन को एंड नेपोलियन के सिविल कोड को वेलकम किया, अच्छा माना। लेकिन
लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर नेपोलियन को लेकर काफ़ी नेगेटिव एंड सिविल कोड को लेकर काफ़ी नेगेटिव लोग बन गए, बिकॉज ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे इनके साथ साथ लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी। जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी लोगों की वो छिन गई थी उनसे। क्यों? बिकॉज नेपोलियन जब और दूसरे कंट्रीज पर जाकर उन पर कब्जा करता था तो फिर वहाँ पर टैक्स को इंक्रीज कर देता था, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप होती थी, मतलब कोई भी नेपोलियन को, उसकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, ठीक है। एंड ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में भर्ती कराया जाता था ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी होगी तो फिर और दूसरे कंट्रीज़ पर भी कब्जा किया जा सकेगा, है ना। तो ऐसे फोर्स कंस्क्रिप्शन होता था लोगों का फ्रेंच आर्मीज़ में। तो इस वजह से लोग फिर अब नेगेटिव हो गए थे, नेपोलियन को अच्छा नहीं मानते थे, बिकॉज उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छिन गई थी, ठीक है। तो ये था पूरा सिविल कोड ऑफ 1804 एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके बारे में हमने बात करी। अब अगला टॉपिक देखते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई कैसे, कैसे ये नेशन स्टेट्स बने, क्योंकि पहले कोई नेशन स्टेट्स नहीं होते थे, ठीक है। अभी जो भी हम नेशंस जानते हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये पहले नहीं होते थे। पहले जो पूरा का पूरा रीजन था वो किंगडम्स में डिवाइडेड होते थे एंड उन किंगडम्स पर अलग अलग किंग्स रूल किया करते थे, ठीक है। एंड ये जो किंग्स होती थी, जो राजा होते थे, राजा महाराजा, उनकी जो पूरी फैमिली होती थी, इनको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता था, मोनार्कीज, ठीक है। एंड अब हम इस टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पर यूरोप में कैसी सिचुएशन थी, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी होती थी, राजा महाराजा, उसकी जो पूरी फैमिली है, ये इन एरिस्टोक्रेसी का एक जैसा ही लाइफस्टाइल होता था, ये एक ही लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। जितने भी एरिस्टोक्रेसी होती थी ये रीजनल डिविजन्स होती थी, अलग अलग किंगडम्स पर ये रूल करते थे, लेकिन इनका लाइफस्टाइल एक जैसा होता था। ये फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादातर बोलते थे डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी के पर्पस के लिए, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एंड ये जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे अलग अलग किंगडम्स में, ये मैरिज के टाइज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, ठीक है। और ये जो एरिस्टोक्रेसी होती थी ये काफ़ी पावरफुल होती थी, इसके पास काफ़ी पावर्स होती थी, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी उसमें पीजेंट्री होती थी, ठीक है। मतलब जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें पीजेंट्री होती थी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी पावरफुल तो थी लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्री मतलब फार्मर से बनी थी, ठीक है। जो वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप में टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स होते थे जो कि लैंड को फार्म करते थे, ठीक है। एंड ईस्टर्न यूरोप की हम अगर बात करें तो जो सर्फ्स होते थे वो लैंड को कल्टीवेट किया करते थे। सेंट्रल यूरोप की हम बात करें तो सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की काफ़ी ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, है ना। तो इंडस्ट्रीज लगने लगी एंड एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज हुई, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो कि काम करती थी, ठीक है। वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन, इन वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में एंड जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन होती थी इसमें बिजनेसमैन आ जाते थे, ठीक है, वर्कर्स आ जाते थे, जितने भी प्रोफेशनल्स होते थे वो सारे इन वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन में आते थे। एंड अब ये धीरे धीरे जो वर्किंग क्लास एमर्ज हुई ये एजुकेटेड होने लगे, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन ऑब्टेन करी, ये एजुकेटेड होने लगे, ये लिबरल होने लगे, मतलब इनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी लिबरल हो गई, ये ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए, है ना। तो ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थी इसी पॉपुलेशन में जो नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज़ थे वो पॉपुलर होने लगे। अब ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास इमर्ज होके आई थी, इनमें ये आइडियाज़ पॉपुलर होने लगे कि हाँ हमें अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहिए, ये राजा महाराजाओं का रूल नहीं होना चाहिए, जितने भी प्रिविलेजेस ये राजाओं को मिले हैं ये खत्म हो जाने चाहिए। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास में ही पॉपुलर हुए, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पर यूरोप में। तो अब हम बात करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स देखो 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज़ थे ना वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से, ठीक है। हम जानते हैं कि जो मिडिल क्लास इमर्ज होकर आ रही थी वो नेशनल यूनिटी के आइडिया को काफ़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन ये जो नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ थे ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड थे। तो अब लिबरलिज्म के लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू मिडिल क्लास थी उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब एक इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए एंड सभी इक्वल होने चाहिए लॉ के आगे, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म का मीनिंग था न्यू मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। एंड पॉलिटिकली अगर हम बात करें, मतलब पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए, मतलब जो लोग चाहेंगे वही गवर्नमेंट बननी चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी राजा आके अपने आप रूल करने लगेगा एंड अपनी मनमानी करेगा, तो गवर्नमेंट होनी चाहिए कंसेंट से। तो ये पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मीनिंग था, ठीक है। एंड यहाँ पर इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो स्ट्रेस करती थी इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान नहीं कर सकता, उसको कोई
छीन नहीं सकता, ठीक है, वो आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड यू कैन यूज इट एज योर ओन विश, ठीक है। तो इस पर भी स्ट्रेस करता है लिबरलिज्म। एंड इट डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो यूनिवर्सल सफरेज के लिए स्टैंड नहीं करती थी। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। मतलब ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को राइट टू वोट मिला है अकॉर्डिंग रादर देन देयर जेंडर एंड कास्ट रिलीजन, ऐसा नहीं था, ठीक है। सिर्फ जो प्रॉपर्टीड मेन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उन्हीं के पास राइट टू वोट था। ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है एंड सारी की सारी वुमेन, उनके पास कोई भी राइट टू वोट नहीं था। तो यूनिवर्सल सफरेज के लिए लिबरलिज्म स्टैंड नहीं करता था, ठीक है। एंड अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट्स हैं वो फ्री होने चाहिए, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जब भी एक रीजन से दूसरे रीजन में गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट होती है तो उस पर जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तो ये सारे जो टैक्स हैं ये एबॉलिश होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होनी चाहिए, एंड जो मार्केट्स हैं वो फ्री होने चाहिए। ये लिबरलिज्म का मीनिंग है इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है। एंड इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था एंड ये काफ़ी हैवी डिमांड थी इन मिडिल क्लास लोगों की कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो टैक्सेस हैं, ये हटने चाहिए ताकि इजीली गुड्स एंड कैपिटल्स का ट्रांसपोर्ट हो पाए, ठीक है। बिकॉज काफ़ी हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे एंड इससे इतना ईजी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था। एंड इसीलिए ही 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको ज़ोल्वरीन बोलते हैं। एंड ये किसने बनाया था? प्रशिया के इनिशिएटिव पर ये कस्टम यूनियन बना था एंड बाद में बाकी सारे जो जर्मन स्टेट्स हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। एंड इस कस्टम यूनियन के थ्रू क्या हुआ था? जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे, उन्हें खत्म कर दिया था। एंड नंबर ऑफ करेंसीज, पहले जो करेंसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो 30 थी पहले करेंसीज, वो जो नंबर ऑफ करेंसी है उसको 30 से रिड्यूस कर दिया 2 करेंसीज तक, ठीक है। तो ये था काम ज़ोल्वरीन का, ये कस्टम यूनियन था जिसको 1834 में बनाया, ठीक है। तो दिस वॉज द लिबरल नेशनलिज्म एंड ये इन चीज़ों के लिए स्टैंड करता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी, ठीक है। नेपोलियन को यूरोपियन पावर्स ने हरा दिया था। उसके बाद अब जो ये ऑटोक्रेसीज थी, ये जो राजा महाराजा थे, ये दोबारा अपना कंजर्वेटिव ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, दोबारा अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे नेपोलियन को हराने के बाद, ठीक है। एंड दे वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जितने भी राजा महाराजा थे ये कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से ड्राइवन थे। कंजर्वेटिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है ट्रेडिशनल एंड इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में, मतलब सोसाइटी के जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो बिलीव करते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे कि मोनार्की, राजा महाराजाओं का रूल होना चाहिए, जो चर्च है, प्रीस्ट है, ठीक है, ये जो सोशल हायरार्कीज होती है हमारी सोसाइटी में, तो इन सब में जो बिलीव करते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। एंड ये जो कंजर्वेटिव होते हैं ये ज़्यादातर स्लो चेंज में बिलीव करते हैं, मतलब इतना जल्दी चेंज नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, कोई चेंज एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में कि जब भी कोई नैरो माइंडेड होता है, जो इतना जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करता नहीं, तो हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत कंजर्वेटिव है। एंड जो ओपन माइंडेड होता है, जो चेंज को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं अरे ये कितना ओपन माइंडेड है, ये कितना लिबरल है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये जो कंजर्वेटिव होते थे ये चेंज बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे, स्लो चेंज चाहते थे। एंड जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि मोनार्की, प्रीस्ट, चर्च, इन सब में बिलीव करते थे, ठीक है। तो अब ये जो सारी जो ऑटोक्रेसीज थी, ये सारे जो राजा महाराजा थे, ये कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से ड्राइवन थे। एंड नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे ना, उन सबको ये दोबारा खत्म करना चाहते थे, वैसा ही ये राजा महाराजाओं का रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन अब ये जो ऑटोक्रेट्स थे ये समझ चुके थे कि हमें थोड़े बहुत चेंजेस को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो नेपोलियन लेकर आया था, क्योंकि काफ़ी ऐसे चेंजेस थे जो कि फ़ायदेमंद थे इनके लिए भी, ठीक है। तो कुछ चेंजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब जो यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों जो यूरोपियन पावर्स हैं ये वियना में मिली 1815 में, ठीक है। इन्होंने एक कांग्रेस होल्ड करी। उस कांग्रेस को कौन होस्ट कर रहा था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। एंड इस कांग्रेस में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी 1815, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इस ट्रीटी में उन्होंने क्या किया? इस ट्रीटी में नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे उन सभी को अंडू कर दिया, ठीक है। जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे अपने टाइम पर, तो फिर उन्होंने उन सारे चेंजेस को दोबारा वैसा ही कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, ठीक है। क्या चेंजेस को उन्होंने अंडू किया? बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम जानते हैं फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको खत्म कर दिया था। लेकिन अब जब ये
ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, तो इसमें क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा पावर दे दी गई, दोबारा रिस्टोर कर दिया, ठीक है। एंड देन फ्रांस में जो नेपोलियन था वो फ्रांस से बिलोंग करता था, तो फ्रांस से वो दूसरे कंट्रीज में जाके उन पर कब्जा करता था। तो अब नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस अपनी सारी टेरिटरीज को खो चुका था, जो कि नेपोलियन के टाइम पर उसने एनेक्स करी थी, ठीक है। एंड फ्रांस की बाउंड्रीज पर काफ़ी सीरीज ऑफ स्टेट्स को सेटअप कर दिया था, ताकि आगे कोई फ्रांस में रेवोल्यूशन ना हो एंड फ्रांस कहीं और दूसरे कंट्रीज पर दोबारा कब्जा ना कर ले। तो फ्रांस की बाउंड्रीज पर एक सीरीज ऑफ जो स्टेट्स हैं उन्हें सेटअप कर दिया, ठीक है। देन जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। एंड रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया एंड प्रशिया को सैक्सोनी का कुछ पोर्शन दे दिया, ठीक है। एंड अब ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थी जो 1815 में ये सेटअप हुई, अब ये जो नया ऑर्डर सेटअप हो गया था कंजर्वेटिव का, ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक थे, मतलब ये क्रिटिसिज्म को, अपनी बुराई को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे। इन्होंने सेंसरशिप के जो लॉज हैं वो इम्पोज कर दिए थे, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, सॉन्ग्स में कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता था, तो काफ़ी इन्होंने सेंसरशिप के लॉज को इम्पोज किया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी जो ये कंजर्वेटिव रिजाइम्स थी 1815 में जो सेटअप हुई, ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक थी। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो लिबरल्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होते रहे एंड वो नेशन स्टेट के आइडिया को सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब ये जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया था, इसके थ्रू अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, अब वो खुले में तो रेवोल्यूशन नहीं कर सकते थे, तो वो अंडरग्राउंड चले गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करनी स्टार्ट कर दी। उन सीक्रेट सोसाइटीज़ में ये सारे रेवोल्यूशनरीज होते थे, लिबरल नेशनलिस्ट होते थे, जो कि अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, अपना नेशन बनाना है, ठीक है। इनमें से ऐसा ही एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, गुसेपी मजीनी। गुसेपी मजीनी वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी, ठीक है। एंड गुसेपी मजीनी कार्बोनारी की एक सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट थे। एंड गुसेपी मजीनी ने 1831 में लिगुएरिया में एक रेवोल्यूशन की कोशिश करी थी इटली को यूनिफाई करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। फिर दोबारा गुसेपी मजीनी ने दो नई अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली मार्सिलिस में बनाई एंड यंग यूरोप बर्न में। तो ये दो नई अंडरग्राउंड सोसाइटीज गुसेपी मजीनी ने फॉर्म करी, ठीक है। तो इनमें ऐसे ही रेवोल्यूशनरीज होते थे अलग अलग कंट्रीज से, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, जो कि अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, ठीक है। एंड वो प्लान करते थे कि कैसे उन्हें रेवोल्यूशन करना है, कैसे उन्होंने इन ऑटोक्रेटिक रिजीम्स को ओवरथ्रो करना है, ठीक है। एंड जो ड्यूक मेटरनिक थे, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना को, जिन्होंने वो कांग्रेस को होस्ट किया था, तो जो ड्यूक मेटरनिक थे उन्होंने गुसेपी मजीनी को बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए तो गुसेपी मजीनी एनिमी ही है, बिकॉज ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो ये था आपका द रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये क्या है, ये यंग यूरोप की सीक्रेट सोसाइटी एंड यहाँ पर ये उसको फाउंड कर रहे हैं गुसेपी मजीनी के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। सो फ्रेंड्स, ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थे, ये अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पावर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म की जो फीलिंग्स थी ये स्प्रेड होती जा रही थी, जिनकी वजह से रेवोल्यूशंस होने लगे थे। एंड ऐसा पहला रेवोल्यूशन, पहला जो ऐसा अपहीवल है वो हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में, ठीक है। फ्रांस में ये पहला ऐसा अपहीवल हुआ। एंड इस अपहीवल में क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो बर्बन किंग्स थे ना, जिनको 1815 की ट्रीटी ऑफ वेना में दोबारा रिस्टोर कर दिया था बर्बन किंग्स को, उनको ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब एक किंग तो होगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, ठीक है। एंड किंग कौन था, लुईस फिलिप को एक हेड की तरह बना दिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई फ्रांस में। ऐसा लिबरल जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ऐसा फ्रांस में किया इस अपहीवल में, जो कि जुलाई 1830 में हुआ। अब ये फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इससे यूरोप के और दूसरे कंट्रीज में भी रेवोल्यूशन होने लगे, अपराइजिंग होने लगी, ठीक है। एंड फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इससे भी जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं वो और दूसरे यूरोप के पार्ट में मोबिलाइज होने लगी, ठीक है। जो ग्रीस कंट्री है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से, लेकिन अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स स्प्रेड हो रही थी, इस वजह से जो ग्रीक्स थे वो भी अब स्ट्रगल करने लगे कि हमें भी इंडिपेंडेंट होना है। एंड ये जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंट होने की, ये 1821 से ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो फिर ग्रीक्स ने कोशिश करी इंडिपेंडेंट होने की एंड फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया,
ठीक है। तो ये था आपका पूरा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशन थी, इसमें हमने रेवोल्यूशन के बारे में बात करी, जुलाई रेवोल्यूशन की, एंड देन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी हम नेशनलिज्म के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग तभी डेवलप होगी जब हम वॉर में जाएंगे, जंग में जाएंगे, अपनी कंट्री की टेरिटरीज को एक्सपैंड करेंगे, तभी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि जो कल्चर है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। ठीक है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या है? ये कल्चरल मूवमेंट है जिससे नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप हुई, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप हुई। अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, इनके नाम हम आगे डिस्कस करेंगे। ये रोमांटिक आर्टिस्ट साइंस एंड लॉजिक को क्रिटिसाइज करते थे एंड ये बोलते थे कि हमें फोकस करना चाहिए इमोशंस पर, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पर। अगर हमें लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना है, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करनी है, तब हमें साइंस लॉजिक पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी इमोशंस पर ध्यान देना चाहिए, मिस्टिकल फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। तो ये रोमांटिक आर्टिस्ट बोलते थे। ठीक है, इनमें से ऐसे एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का मानना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन लोगों के बीच में लाई करता है, कॉमन पीपल के बीच में लाई करता है, जिनको उन्होंने दास वोल्क बोला। ठीक है, ऐसे ही एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे कैरोल कुरपिंस्की, जो कि पोलैंड कंट्री से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने नेशन के स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया ओपेरा से एंड म्यूजिक से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो कि ये नेशनलिस्ट फीलिंग को, नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करते थे थ्रू देयर कल्चर, थ्रू देयर सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो जैसा कि टॉपिक का नाम सजेस्ट कर रहा है, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑल ओवर द यूरोप जो हंगर था, जो भूखमरी थी, और हार्डशिप यानी कि जो अलग अलग स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो पीजेंट्री क्लास थी, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। और इस वजह से ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट जो रिवोल्ट यानी कि जो प्रोटेस्ट थे वो कितने इंक्रीज हो गए थे। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की है, पीजेंट अपराइजिंग इन 1848। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइम आता है 1830s का जो पीरियड था, 1830s यानी कि 1830 से 1839, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ऑल ओवर द यूरोप ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिल रही थी। इसका क्या मतलब है कि पूरे कंट्री में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, यानी कि जो जॉब सीकर्स थे, जिन्हें जॉब की जरूरत थी, वो बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये प्रॉब्लम थी। और अगर हम बात करें स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था ऑफ द मशीन मेड गुड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गई थी अगर बाकी कंट्रियों से कंपेयर करें यूरोप में, तो जिस वजह से वहां से जो मशीन मेड कपड़ा आता था उसकी कॉस्ट कम होती थी और लोग उसे खरीदना पसंद भी करते थे। और इसीलिए जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, जो हाथ से कपड़ा बनाते थे या जो हैंडीक्राफ्ट थे, उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा, वो भी सफर कर रहे थे। बात करते हैं पीजेंट्स की। जो पीजेंट्स थे उनकी अपराइजिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें फ्यूडल ड्यूज पे करने पड़ते थे टू दी लैंड ओनर्स। फ्यूडल ड्यूज यानी कि एक टाइप से जो लैंड था उस पर रेंट पे करना पड़ता था उनको, तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। और ये सब हो रहा था 1830s के इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है 1848। 1848 में क्या हुआ था? लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। तो लुइस फिलिप जो राजा थे, जो 1830 में उन्हें राजा बनाया गया था ऑफ फ्रांस, उन्हें यहाँ पे कंट्री छोड़ के भाग गए वो। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर दी कंट्री, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में पेरिस में क्या हुआ था कि जो जनता थी वो रोडों पे आ गई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर मार्चिंग अगेंस्ट दी मोनार्कियल गवर्नमेंट कि हम इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है, जो आपके मतलब कह सकते हो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके पीसेंट्स हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो ब्रेड के प्राइस है वो कितने बढ़ चुके हैं। तो जो कॉमन पीपल थे उनकी सफरिंग इतनी ज्यादा थी कि वो रोड पे उतर गए। पेरिस की बात कर रहा हूं मैं। और जिस वजह से जो लुइस फिलिप राजा था फ्रांस का, वो भाग गया। ठीक है, नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ? फिर जो नेशनल असेंबली थी, दे प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक अगेन। तो नेशनल असेंबली एक बार तो बनी थी पहले, लेकिन नेशनल असेंबली वापस आई फ्रांस में एंड प्रोक्लेम्ड द फ्रांस रिपब्लिक। ग्रांटेड सफरेज। सफरेज यानी कि वोटिंग राइट्स किसको दिए? सबको नहीं दिए, मेल्स को ही दिए, यानी कि फीमेल्स को दिए नहीं, और मेल्स को भी उन्हें दिए अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, उन्हें सफरेज यानी कि वोटिंग राइट्स दिए। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, उन्हें राइट टू वर्क भी दिया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें दी।
ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी नेशनल असेंबली में, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका टाइम पीरियड आता है 1845। तो अब बात करते हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट जिसका नाम है सिलीशिया एपिसोड। और ये कब हुआ था? 1845 में हुआ था। तो हो क्या रहा था कि सिलीशिया क्या है, यहाँ पे एक यहाँ के जो वीवर्स, एक जगह है यूरोप में, और यहाँ के जो वीवर्स थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे अपनी पेमेंट से, अपनी सैलरी से, जो उन्हें किससे मिलती थी? कॉन्ट्रैक्टर से मिलती थी। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे? वो उन्हें ऑर्डर देते थे, मतलब उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उन्हें ऑर्डर देते भाई ऐसा कपड़ा बनाना है, इतनी मतलब इतने पीसेस बनाने, जो भी आप समझ लो, और फिर उन्हें मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करवाते थे। लेकिन जो उन्हें सैलरी मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, जिस वजह से जो वीवर्स थे वो बहुत नाराज थे, और उन्होंने प्लान किया कि हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे, लड़ेंगे अपनी सैलरी को हाई मतलब इंक्रीज करवाने के लिए। और जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो हमारे वीवर्स थे वो अपने घरों से निकले, मार्च करा कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन, जो बंगलो थे उनके, बड़े बड़े घर थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, वहां पे वो गए, उन्होंने उनका फर्नीचर, उनकी विंडोज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ भाग गए। कहां भागे? पास ही के एक विलेज में चले गए। लेकिन वो जो विलेज के विलेजर्स थे उन्होंने उनको शेल्टर नहीं दिया, यानी कि अपने घर में नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? क्योंकि वो भी तो उन्हें पता है ना कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वीवर्स को, तो उन्होंने उन्हें शेल्टर नहीं दिया। और फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्टर थे वो आर्मी के पास गए। जो आर्मी को लेके जब वो आए, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, जो वीवर्स थे, उनको फिर 11 वीवर्स को शॉट कर दिया आर्मी ने। तो ये इतना सा एपिसोड था, इतना डिस्क्रिप्शन इस पूरे हिस्टोरिक इवेंट का आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो आपके 11 वीवर्स थे उन्हें शॉट कर दिया गया था बाय दी आर्मी। ठीक है, तो ये आपका सिलीशिया एपिसोड था 1845। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। सो फ्रेंड्स 1848 में लिबरल्स का रेवोल्यूशन चल रहा था। लिबरल्स कौन थे? जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनकी क्या डिमांड थी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पिछली साइड में क्या पढ़ा? जो लोअर मिडिल क्लास यानी कि जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, जो गरीब कॉमन पीपल थे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने कैसे रिवोल्ट किया अगेंस्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो लिबरल्स थे उनकी बात करते हैं। देखो उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड थी अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप खुद सोचो ना, एक जो गरीब है, मतलब जो फार्मर है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन हो भाई, डेमोक्रेसी आए, उसको उसकी ये डिमांड्स नहीं होती। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो ये आप कह सकते हो फ्यूडल ड्यूज हैं यार ये हट जाएं, या मेरे ऊपर जो इतना लोन है ये हट जाए, और जो मेरे प्राइस है मेरे को अच्छे प्राइस मिले, अच्छी सैलरी मिले, उसकी बस इतनी डिमांड होती है। लेकिन ये जो लिबरल्स थे थोड़े अपर लेवल से बिलोंग करते थे, तो ये क्या चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस होनी चाहिए, यानी कि जो प्रेस है उसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा हो, कोई एक पर्सन कंट्रोल ना कर रहा हो, फ्रीडम होनी चाहिए। एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि आप अपनी कोई एसोसिएशन, अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब आप फॉर्म कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ये इनकी डिमांड्स थी। सो 18 में 1848। अब हम बात करने वाले जर्मनी के केस के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मनी में हो रहा था, फ्रांस में भी, पोलैंड में भी, अलग अलग कंट्रीज में हो रहा था, यानी कि रेवोल्यूशन कर रहे थे लिबरल्स। लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे जर्मनी का केस स्टडी करने वाले हैं। तो देखो 18 में 1848 में क्या हुआ था? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां कन्वेंट हुई? इट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इन्होंने क्या प्लान किया? दे प्रपोज्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी। क्या इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि जो राजा होगा वो खुद अपने डिसीजन नहीं लेगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से डिसीजन लेना होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उनकी डिमांड्स थी। उन्होंने ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट का यही मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की उनकी डिमांड थी। ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, अब उन्होंने राजा किसको बनाएंगे? वो फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को, जो किंग थे प्रशिया के, उनके पास गए ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके, एंड ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, और जो दूसरे मोनार्क थे, जो दूसरे राजा थे, उनके साथ मतलब मिलके ये जो असेंबली थी, जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, इसको अपोज करने के लिए आर्मी को बुला लिया और इसको मतलब पूरा डिसबैंड करने की कोशिश करी। और यही हुआ कि जो आपकी असेंबली थी इट वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, यानी कि जो हमारी लिबरल नेशनलिस्ट ये जो मूवमेंट थी, ये तो एक फेलियर रही। जो हमारी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन द 1848, इट टर्न्ड आउट टू बी अ
फेलियर। अब बात करते हैं कि यार ये जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, क्या उसमें वुमेन्स को कोई राइट दिए गए, क्या उन्हें सफरेज राइट ग्रांट किए गए या नहीं? तो देखो, डिस्पाइट द असर्शन बाय वुमेन दे वर डिनाइड सफरेज राइट, यानी कि वुमेन को कोई भी सफरेज राइट नहीं दिया। हालांकि वुमेन ने इतने एसोसिएशन फॉर्म करे, ये जो रिवॉल्ट थे इनमें पार्ट लिया, मूवमेंट्स में पार्ट लिया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा सफरेज राइट या वोटिंग राइट्स, पॉलिटिकली फ्रीडम उन्हें नहीं दी गई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट यहाँ पे हम बात करने वाले जो मोनार्क्स थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि अगर ये जो लिबरल्स हैं, अगर हम इनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे तो ये जो रेवोल्यूशन है धीरे धीरे एक रेडिकल रूप ले लेगा, तो हमें इनकी कुछ बातों को मान लेना चाहिए। तो इसीलिए जो मोनार्क्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बातों को, जो लिबरल्स की डिमांड थी, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। दे रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। कंसेशन जैसे कि उनकी जो डिमांड्स थी, सर्वडम, बॉन्डेड लेबर, इन्हें एबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग एम्पायर, रशिया जैसे रीजन्स में। अब आगे बढ़ते हैं। ये इमेज है, इसमें क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी पार्लियामेंट बैठी है और यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है फॉर द न्यू जर्मन नेशन। हालांकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो जो गैलरी है ऊपर बैठने वाली, जो मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे सारी विमेन्स बैठी हैं और जो वुमेन है उनको बिल्कुल भी सफरेज राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें कोई भी ऐसी पॉलिटिकल फ्रीडम वुमेन को ग्रांट नहीं की गई थी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी कलर पे नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है अभी की, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने कैसे ट्राई किया कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को एक नेशन स्टेट बनाया जाए, जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई किया जाए, लेकिन और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया, लेकिन ये सब एक फेलियर रहा। जो हमारे राजा थे फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स की हेल्प से, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, जंकर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी हेल्प से इस पूरे रिवॉल्ट को, लिबरल का जो रिवॉल्ट था, इसे सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर जो जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक नया जर्मन नेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक किसके ऊपर आ गई, जो राजा था प्रशिया का, द प्रशियन किंग, जिनका नाम है काइजर विलियम I। काइजर यानी कि किंग और उनका नाम है विलियम I। तो अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, राजा थे तो इन्होंने किसको, मतलब राजा तो काम नहीं करता, जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। आर्किटेक्ट यानी कि जो प्लान करता है कि कैसे जर्मन के अलग अलग स्टेट्स को यूनिफाई किया जाएगा, एक नेशन स्टेट बनाया जाएगा और उसे वे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया। तो वो ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। अब इन्होंने कैसे प्लान किया, सो इन्होंने 3 वॉर्स लड़े ओवर अ पीरियड, इन्होंने नहीं, जो आर्मी थी इन्होंने बेसिकली प्लान किया। सो 3 वॉर लड़े गए ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। किन किन कंट्री के साथ वॉर लड़े गए, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, तो फिर ये सब वॉर्स लड़े और फाइनली जर्मनी एक नेशन स्टेट बन गया एंड जनवरी 1817 में काइजर विलियम I को जर्मन का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया इन अ सेरेमनी, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई थी, प्रोक्लेमेशन हुआ था ऑफ द न्यू किंग काइजर विलियम I। सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्सेली। सो वर्सेलीज एक जगह है और हॉल ऑफ मिरर्स बहुत ही मतलब आलीशान जगह है, यहाँ पे प्रोक्लेमेशन हुआ था, यानी कि नया राजा डिक्लेयर किया गया था, काइजर विलियम I ऑफ द न्यू जर्मन एम्परर। ठीक है, टाइम है जनवरी 1871। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो अब जो इटली था वो भी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। देखते हैं, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। आगे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो इटली जो पूरा स्टेट था, देखो थोड़ी ब्राइटनेस रिड्यूस कर देते हैं। यस, तो ये जो आपका इटली पूरा कंट्री था 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था यूनिफिकेशन से पहले। और एंड किंग विक्टर इमैनुअल II द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट, और उन्हीं में से एक स्टेट था सार्डिनिया पिडमोंट, उसी का जो रूलर था जिसका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, वो इटालियन था। यानी कि बाकी के जो 6 स्टेट्स थे उनका जो रूलर था, जो किंग था, वो इटालियन ही नहीं था। कंट्री इटालियन, लेकिन वहां पे जो राजा थे वही इटालियन नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जिसका नाम है सार्डिनिया पिडमोंट, उसका राजा एक इटालियन, मतलब इटालियन भाषा बोलता था, जिसका नाम है किंग विक्टर इमैनुअल II। और इन्होंने ही जो इटाली की यूनिफिकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब राजा तो करेगा नहीं, राजा का जो चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर कैवोर, लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द इटाली। ठीक है, तो इटाली की सभी स्टेट्स को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका आर्किटेक्ट कौन रहा यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर कैवोर। ठीक है, तो इटाली की सभी स्टेट्स को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका आर्किटेक्ट कौन रहा यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर कैवोर। ठीक है, तो इटाली की सभी स्टेट्स को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका आर्किटेक्ट कौन रहा यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर
कैवोर। तो चीफ मिनिस्टर कैवोर ने क्या किया, उन्होंने एक डिप्लोमेट, वो एक डिप्लोमेट थे, यानी कि जो रिलेशंस होते हैं अलग अलग कंट्री के साथ उसमें ये मास्टर थे, और इन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया। और जो इटली के जो नॉर्थ वाला पार्ट था, देखो इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, यहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस का राज था, उन्हें हराने में उनको हरा दिया, और जो इटली का नॉर्थन पार्ट था अब वो सार्डिनिया पिडमोंट के रीजन में आ गया था। अब जो साउथ पार्ट है उसकी बात करते हैं। सो गुसिपी गरिबाल्डी, तो यही गुसिपी मजीनी की जो मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो जो उनकी सीक्रेट सोसाइटीज थी उनके पार्ट रहे, और गुसिपी मजीनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इटली की यूनिफिकेशन में। 1831 और 1848 में गुसिपी मजीनी ने एक मतलब बहुत से रेवोल्यूशन लेड करे ताकि जो हमारा इटली के जो स्टेट्स है वो यूनिफाई हो सके, लेकिन वो उसमें फेल रहे, ठीक है, इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। लेकिन गुसिपी गरिबाल्डी ने जो साउथ पार्ट था इटली का उसे यूनिफाई करने में हेल्प की। ही लेड द ट्रूप्स, उसकी जो आर्मी थी, ही लेड द ट्रूप्स टू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। यहाँ पे आप देख सकते हो जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था इसको यहाँ पे सार्डिनिया पिडमोंट में जोड़ने का काम किया गुसिपी गरिबाल्डी एंड हिज आर्मी, ठीक है। तो ये हो गया 1861 में। फिर विक्टर इमैनुअल II, अब आप कहोगे कि यार नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, सो बीच वाला जो पार्ट था, तो जो सेंट्रल पार्ट था उसे रूल करते थे पोप। सो पोप उन्होंने कोई मतलब लड़ाई नहीं की विद द सार्डिनिया पिडमोंट रीजन, वो पहली मतलब छोड़ के चले गए, और जो सेंट्रल पार्ट था वो भी इटली में अब यूनिफाई हो चुका था। सो यहाँ पे आप ईयर्स देख सकते हो, 1859 में नॉर्दर्न पार्ट था जिसमें ऑस्ट्रियन फोर्सेस, जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उसका रूल था नॉर्दर्न पार्ट में, तो वो यूनिफाई हो गया था सार्डिनिया पिडमोंट में। फिर 1860 में जो साउदर्न पार्ट था द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसे भी यूनिफाई कर लिया गया बाय द गुसिपी गरिबाल्डी एंड हिज आर्मी। और फिर जो सेंट्रल पार्ट था विच वाज रूल्ड बाय पोप, उन्होंने भी वो भी जो पार्ट था वो भी इटली के अंदर अब यूनिफाई हो चुका था इन द ईयर 1870। तो अब 1861 में विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो जो हमारा यूनाइटेड इटली था उसका राजा को डिक्लेयर कर दिया गया था, एंड हिज नेम वाज विक्टर इमैनुअल II, ठीक है। साल याद रखना 1861। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑफ इटली यूनिफिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अब जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का केस था वो स्ट्रेंज इसीलिए था क्योंकि वो कोई एक सडन रेवोल्यूशन यहाँ पे नहीं आया, इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इसमें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगे थे टू यूनिफाई दी ब्रिटेन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो एथनिसिटी थी, यानी कि जो कंट्री था उसमें अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन देखने को मिलता था, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, स्कॉट, वेल्श एंड दी आयरलैंड। सो आयरलैंड में जो लोग रहते थे उन्हें हम आयरिश कहते थे, अलग अलग एथनिसिटी से लोग बिलोंग करते थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की 1688, और जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी यानी कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वो 1688 में उन्होंने मोनार्की से पावर ले ली थी, एंड दे बिकेम सो पावरफुल। तो अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, अलग अलग जो रीजन थे जैसे कि स्कॉटलैंड का रीजन, आयरलैंड का रीजन, इन्हें इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका पॉइंट आता है एक्ट ऑफ यूनियन। सो एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, ये 77 में हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, जिसमें स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बन गया था। और जो इंग्लैंड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कल्चर को, इंग्लिश कल्चर को इंपोज करना चालू कर दिया ऑन द स्कॉटिश पीपल। जो स्कॉटिश उनकी जो भाषा थी, गायलिक लैंग्वेज, और जो उनकी नेशनल ड्रेस थी उन्हें उनको पहनने नहीं दिया जा रहा था, अपनी लैंग्वेज बोलने नहीं दी जा रही थी, और अपना सिर्फ इंग्लिश कल्चर को ही प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं आयरलैंड। सो आयरलैंड क्या था, आयरलैंड की जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया। प्रोटेस्टेंट्स क्या थे, वो माइनॉरिटी में थे इन आयरलैंड, और मेजॉरिटी में कैथोलिक्स थे। सो फिर कैथोलिक्स ने इंग्लिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इस रिवोल्ट को लेड किया था वोल्फ टोन ने, लेकिन इंग्लिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, एंड फाइनली जो आयरलैंड था दैट वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन द ईयर 1801, एंड द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर द ब्रिटिश फ्लैग जिसका नाम है द यूनियन जैक, एंड द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसका नाम याद रखना, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। सो फ्रेंड्स 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, और वो था एलिगरी। एलिगरी क्या है, ये ज्यादातर फीमेल फिगर्स होती हैं जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैरियन वाज द एलिगरी ऑफ फ्रांस, इसके बारे में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, एंड ये है मैरियन, और ये किन आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रही है, इट्स रिप्रेजेंट द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब नेक्स्ट है जर्मेनिया। जर्मेनिया वाज द एलिगरी ऑफ जर्मनी,
यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑफ जर्मेनिया थ्रू अ टेबल। तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम, इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक तो है जो ब्रोकन चेन्स आपको नीचे पड़ी हुई दिख रही है, इनका क्या मतलब है, ये है एट्रीब्यूट्स एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस। सो ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट बीइंग फ्रीड, कि हम फ्री हैं, कोई दूसरा कंट्री हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, वी आर फ्री टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, यहाँ पे एक ब्रेस्ट प्लेट है और इसके ऊपर एक ईगल बना हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को ये ब्रेस्ट प्लेट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्राउन ऑफ द ओक लीव, सर पे एक क्राउन है ओक लीव्स का, एंड दिस रिप्रेजेंट हीरोइज्म। नेक्स्ट है स्वॉर्ड, जो आप स्वॉर्ड यहाँ पे देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट द रेडीनेस टू फाइट, एंड द ऑलिव ब्रांच, अब इसी स्वॉर्ड के अराउंड एक ऑलिव ब्रांच आपको दिख रही है, दिस मींस द विलिंगनेस टू मेक पीस, कि हम लड़ सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि पीस बना रहे थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये जो फ्लैग आप देख रहे हो जो होल्ड करा हुआ है, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, यानी कि ये जर्मन नेशन का फ्लैग है। नेक्स्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन, आप देख रहे हो ऐसे किरण निकल रही है सन की, एंड दिस शोज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो एट्रीब्यूट्स थे जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म के बारे में हम सभी जानते हैं, नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति, जो देश प्रेम है, दैट इज बेसिकली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन हो क्या रहा था कि 19th सेंचुरी का एंड आते आते, द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, यहाँ पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज पर कब्जा करना उन्होंने चालू कर दिया। दे वर एवर रेडी टू गो टू दी वॉर, वो अपने कंट्री को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, और किसके आड़ में कि हम तो नेशनलिज्म की फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, विच वाज रॉन्ग। अब ये जो नेशनलिज्म था, इट वाज चेंजिंग, इट वाज कन्वर्टिंग इनटू द फीलिंग ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म यही होता है जब आप अपने कंट्री को एक्सपेंड करते हो, अपने पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली अपना एक्सपेंशन करते हो। सो द मोस्ट, अब यहाँ पे एग्जांपल हम किसका लेने वाले, सिचुएशन का एग्जांपल लेंगे, बाल्कन्स। सो बाल्कन्स क्या है, ये एक बहुत ही रिच रिसोर्स रीजन है यूरोप का, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जैसे कि अल्बेनिया, रोमेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना एंड आपका बुल्गारिया, ये सभी कंट्रीज इस रीजन में आते हैं। यहाँ पे बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इसमें जो बाल्कन्स का रीजन था, इसमें पहले ओटोमन एम्पायर का रूल होता था, लेकिन जो ओटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया, इट स्टार्टेड टू वीकन। अब उसकी पावर कम होती जा रही थी ओटोमन एम्पायर की, जिस वजह से जो छोटे छोटे कंट्रीज थे इस बाल्कन के रीजन में, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपना खुद पावर करेंगे, खुद कंट्रोल करेंगे अपने कंट्रीज को, खुद के रूल्स बनाएंगे, और उनके आपस में क्लैश होने लग गए, लड़ाई होने लग गई उन कंट्रीज के बीच में। हर एक कंट्री चाहता था कि उसका रीजन एक्सपेंड हो, और जिस वजह से जो बड़ी पावर्स थी, बड़े कंट्रीज थे जैसे कि रशिया, यूएसए, उनकी नजर इन बाल्कन्स पर पड़ी, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड टू कंट्रोल मोर रीजन, और उनका जो कंट्रोल है इन रीजन पे वो ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे जो कंट्रीज थे, दे वर कीन ऑन होल्डिंग पावर ऑन दी बाल्कन्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, विच लेड टू अ सीरीज ऑफ वार एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये एक बहुत बड़ा रीजन था। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist colonies and wanted to form independent nation states। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी तो यही हुआ, ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और इंडिया में एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स ही चल रही थी, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। They were all inspired by the sense of collective belongingness, और नेशनलिज्म की फीलिंग ने इन एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू फाइट अगेंस्ट द इंपीरियल कॉलोनीज। ओके, तो ये पूरा था टॉपिक ऑफ द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, एंड from this topic we have finished the quick revision of our chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. Hope you found this video helpful. Thank you so much.